Good morning, 11th class. So class, we are on the third chapter of geography, interior of the earth. And in our previous class, we have done actually how do we know about the inside of the earth? Obviously, if I will say it is, you may sometimes find it hard to believe. How can we tell that something of this sort lies inside the surface of the earth? Why? Simply because nobody can go there. There is, हमें पता है बहुत ज़्यादा temperature है, and it is not possible for human beings to go there and find out more about that. तो हमें उस वहां के बारे में कैसे पता चलता है वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. So we started with the chapter talking about exogenic and the endogenic forces, जो हमें बताते हैं कि जो अर्थ के अंदर चेंजेस होते हैं और जो अर्थ के ऊपर चेंजेस होते हैं उनके कारण अर्थ के स्ट्रक्चर में चेंज आता है. इन आवर प्रीवियस क्लास हमने डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में बात की थी, जो हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में बताती है. तो हमें पता है रॉक्स हमें बताते हैं सरफेस रॉक्स और माइनिंग रॉक्स. सरफेस रॉक से ज्यादा रिलायबल माइनिंग वाले रॉक्स क्यों है? क्योंकि वो क्लोज्ड एरिया में थे, इंटैक्ट थे, थोड़ा अंदर की साइड लाई करते हैं, उनमें वेदरिंग नहीं हुई है, चेंजेस नहीं हुए हैं, टूटे फूटे नहीं है. वो अर्थ के ऊपर के चेंजेस के कारण उनमें इनके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आया, फिजिकल केमिकल उनके स्ट्रक्चर में, कॉम्पोजिशन में, इसीलिए ज्यादा रिलायबल माइनिंग एरियाज वाले रॉक्स हैं. तो वो हमें कहाँ से मिलते हैं? और सबसे ज्यादा जो हमारी डीप है वो साउथ अफ्रीका में गोल्ड माइंस है. इसके अलावा ओशियन जो है वो भी हमें बहुत कुछ बताते हैं. हमें पता है हमारे क्रस्ट, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, एक ओशनिक क्रस्ट होता है. तो ओशनिक क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के और बहुत नीचे होता है, और उसको उससे भी अगर डीप ड्रिलिंग हुई है तो वो हमें और अर्थ के इंटीरियर के बारे में बताती है. वॉल्केनिक इरप्शन हमें पता है, मोल्टन मैग्मा जब निकलता है वो अर्थ के सरफेस के पे आने के बाद सॉलिडिफाई होता है, तो उसको हम लेके जाते हैं टू द लैब्स और फिर वहां से हम पता करते हैं अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. ठीक है. So these were the direct sources. Today we will talk about the indirect sources of information regarding our earth. यानी हमारे अर्थ से रिलेटेड हमें कैसे पता चलता है कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेस. ठीक है, डायरेक्ट नहीं है क्योंकि हमें सीधा अर्थ के क्रस्ट के अंदर से नहीं मिले हैं, ये हम इनडायरेक्टली इंटरप्रेट करते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक होगी अर्थ के अंदर जो भी मैटर्स है. हमें पता है कि हर मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है. यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर साइंस, वो जो स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी है. फॉर एग्जांपल वाटर का ले तो ये केमिकल फॉर्मूला H2O है. अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो सर्टेन टेम्परेचर में लिक्विड रहता है और फ्रीजिंग टेम्परेचर में सॉलिड हो जाता है और वेपर्स में भी चेंज हो जाता है. तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर, हर मैटर का अलग हमें पता है कि अलग क्वालिटीज होती है, अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. सो हम उसके बेसिस पे बहुत सारी चीजों के बारे में इनडायरेक्टली पता करते हैं. नाउ चलो इसको थोड़ा लिंक करते हैं. वी नो कि जब माइनिंग एक्टिविटी होती है हमें कैसे पता कि हम जैसे ही अर्थ के इनसाइड में जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है. how do we know? We can say, you may ask question, ma'am, how can we say with so much of confidence कि हाँ जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा. We have certain evidences, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो. जब माइनिंग एक्टिविटी होती है, जब ह्यूमन बींग्स नीचे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि टेम्परेचर बढ़ता है और प्रेशर भी इंक्रीज होता है. ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, जैसे जैसे हम इंटीरियर की तरफ जाते हैं वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, एंड अलोंग विद दैट प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस. So moreover, it is also known that the density of the material also increases with them. हमें पता है when I was talking about certain characteristics, हमें पता है हर मटेरियल की एक डेफिनेट डेंसिटी भी होती है. तो जो डेंसिटी होती है वो भी क्या होती है, जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाते हैं वैसे वैसे डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है. किस चीज की? जितने भी मैटर्स हैं. ओके, सो अगेन यानी हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो हमें कुछ कुछ चीजों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है. जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, चीजों की डेंसिटी बढ़ेगी और साथ में टेम्परेचर भी बढ़ेगा. सो डेंसिटी, आई सपोज यू ऑल नो, ऐसे आपने साइंस में टेक्निकल टर्म्स में किया होगा, मास
कि मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम को हम क्या बोल देते हैं, डेंसिटी। तो डेंस मटेरियल जो है वो उसकी अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है एज कंपेयर टू लेस डेंस मैटर जो है। सो ऑब्वियसली हमें पता है कि कुछ चीजों की डेंसिटी ज्यादा होती है, कुछ चीजों की डेंसिटी कम होती है, जिसके कारण ऑब्वियसली क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है। जैसे कुछ चीजें फ्लोट क्यों करती है वाटर पे, बिकॉज उनकी जो डेंसिटी है वो क्या होती है, लो होती है। तो डेंस मटेरियल जो है उनका बेसिकली वो जो है जनरली क्या होते हैं, नीचे की तरफ सेटल हो जाते हैं, और लाइटर जो होते हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। तो वी नो अबाउट ऑयल, वी नो अबाउट वाटर की ऑयल जो वो ऊपर की तरफ आ जाता है, और वाटर जब वाटर और ऑयल हम मिक्स करते हैं तो ये डेंसिटी वुड भी कभी कभी उससे रिलेटेड, बहुत सारी और भी फैक्टर्स होते हैं, पर डेंसिटी ये होती है। बेसिकली आपको पता है मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, एक वॉल्यूम में उस चीज में कितनी मास है उसके अकॉर्डिंग। सो डेंसिटी भी मटेरियल का क्या होता है, बढ़ता रहता है। सो इट इज पॉसिबल टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम कैसे देख सकते हैं या हम कैसे पता कर सकते हैं कि चीजों की कैरेक्टरिस्टिक जो उनकी चाहे डेंसिटी से रिलेटेड हो या जिस भी चीज से रिलेटेड हो वो चेंज होती है। हमें क्योंकि अर्थ की थिकनेस पता है, हमें पता है अर्थ का रेडियस क्या है, साइंटिस्ट ने ये एक आइडिया लगा लिया है कि टेम्परेचर नीचे जाते जाते कितना होता होगा ऑन द बेसिस ऑफ, ये इनडायरेक्ट हो गया ना, कुछ डायरेक्ट एविडेंसेस, कुछ चीजों के बेसिस पे, रिसर्च के बेसिस पे हम बोल देते हैं कि कुछ चीजें जो है नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर इतना होगा, प्रेशर इतना होगा और डेंसिटी इतनी होगी इतने डेप्थ पे। तो फिर उस पर्टिकुलर चीज का फॉर्म ही चेंज हो जाएगा। और वो क्यों चेंज होगा, क्योंकि हमारे एस्टिमेटेड जो आइडियाज है ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर चेंज एंड डेंसिटी चेंज, उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर मैटर का क्या होगा, कैरेक्टर ही चेंज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक सिंपल एक एग्जांपल देती हूँ क्लास। वाटर को हमें पता है हम फ्रीजर में रखेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट तक वो आएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो सॉलिड बन जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गई। उसी तरीके से मुझे पता है वाटर को अगर मैं बॉईल करूंगी, बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया तो वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो ये कैसे हमें रिसर्च के बेसिस पे पता है। तो अब जब मुझे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक पता है वाटर की, तो मैं एक आइडिया लगा सकती हूँ कि अगर वाटर नीचे अवेलेबल होगा तो इस फॉर्म में होगा। उसी तरीके से भाई हर मेटल जो है, हर मिनरल जो है, उसकी अपने को एक आइडिया है। तो उसका हम क्या निकाल लेते हैं कि क्या चेंजेस आएंगे विथ टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी। और फिर वहां से अगर हमें कोई एविडेंसेस मिल जाता है तो हम उसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो प्रूफ था वो सही है या नहीं। ठीक है। इसके साथ साथ क्लास एक और एविडेंस है रिगार्डिंग, यू कैन से, जब हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं वो आता है अपना मीटियोर्स। नाउ क्लास हियर व्हेन वी टॉक अबाउट मीटियोर्स, तो यू मे अगेन आस्क मी दैट मैम मीटियोर्स थोड़ी अर्थ का पार्ट है, ये हमें कैसे बता सकते हैं कि अर्थ के इंटीरियर का क्या स्ट्रक्चर है। हमें पता है मीटियोर्स बेसिकली वो ऑब्जेक्ट्स है जो स्पेस में मूव कर रहे हैं। तो मतलब डस्ट ग्रेन्स, छोटे मोटे एस्टेरॉइड्स, इस टाइप की चीजें हैं। ठीक है। अब क्लास जब हमारा अर्थ फॉर्म हुआ था, एज वी स्टडीड इन आवर प्रीवियस चैप्टर, हमने पढ़ा था बहुत कुछ स्पेस में रिलीज हो गया था। तो जो अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी उसी ऑलमोस्ट चीजों से वो जो आसपास मीटियोर्स हैं वो भी प्रेजेंट है, वो भी उसी टाइम फॉर्म हुए थे, तो उनका स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट वैसा ही होगा। तो उनका स्ट्रक्चर वैसा होगा और वो स्पेस में घूम रहे हैं। तो अगर हम इन मीटियोर्स से रिलेटेड स्टडी करें, अगर ये हमारे पास अवेलेबल हो जाए, तो इनको जब हम एनालाइज करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि जैसा इनका इंटीरियर का स्ट्रक्चर है वैसा ही हमारे अर्थ का इंटीरियर का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है। तो मीटियोर्स भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये इनडायरेक्ट क्यों, ऑब्वियसली क्योंकि ये अर्थ का तो पार्ट है नहीं, तो ये इनडायरेक्टली हमें बता देते हैं कि अर्थ के स्ट्रक्चर जो है इंटीरियर में वो कैसा होगा। ठीक है। तो ये जो मटेरियल है ये सिमिलर होगा, इसीलिए हम इसको कोशिश करते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं इनके थ्रू कि अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या चीजें हो। ठीक है।
और एज आई सेड कि जिस तरीके से प्लैनेट्स बने थे ये वैसे ही बने थे, इसीलिए ये अगर हमारे पास अवेलेबल है और ऐसी तरीके से अवेलेबल है कि हम इनको इन पे रिसर्च करके इनका एनालिसिस करके इनके अंदर के बारे में पता कर सकते हैं, तो उसको हम रिलेट कर सकते हैं कि हाँ भाई हमारे जो अर्थ का इंटीरियर है वो भी ऐसा हो। ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट इनडायरेक्ट सोर्स। जो अपना नेक्स्ट इनडायरेक्ट सोर्स है उसमें आ जाता है ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है और सिस्मिक एक्टिविटी आ जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। क्लास आई थिंक यू ऑल नो कि ग्रेविटेशन जो है व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली द फोर्स व्हिच अट्रैक्ट्स the things towards the center of the earth, है ना। we know gravitation force is a force that attracts the things towards the interior of the earth, या बोलेंगे towards the earth। ठीक है, और ऑब्वियसली हमें पता है एप्पल गिरा था एंड देन ही थॉट कि एप्पल जो है वो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। सो ऐसे करके ग्रेविटेशन फोर्स अपना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, मतलब इसके रिलेटेड स्टडी जो है ये हुई थी। अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की जब बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम ग्रेविटेशन फोर्स की बात करते हैं तो अर्थ जो है हमारा टोटल सर्कल नहीं है या टोटल स्फेयर नहीं है। वी नो अबाउट दिस कि जो ग्रेविटी है वो इसलिए अलग होगी अर्थ के अलग अलग एरिया में। तो वी नो कि न्यूटन ने अपने को बताया था अबाउट ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो तब अगर आपको आई थिंक 9th या 10th में आपने ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड फॉर्मूला पढ़ा होगा कि कैसे वो मास और मास ऑफ द प्रोडक्ट मास ऑफ द अर्थ से कैसे रिलेटेड है और डिस्टेंस से कैसे रिलेटेड है। तो डिस्टेंस से इफ यू रिमेम्बर इनवर्सली रिलेटेड है। अब लेट मी नाउ जस्ट be more clear with what I am wanting you people to understand. देखो, as I told you कि अगर हम अपने अर्थ की बात करें तो जो हमारा अर्थ है this is not complete spherical। हमें पता है it is bulging out at the centers and it is flattened at the poles, है ना। So we know the imaginary latitude which passes through center of India is center of world, center of our earth is equator। तो अब ये जो इक्वेटर है इस पे जस्ट इमेजिन करो कि जो सेंटर ऑफ द अर्थ है यहां से इक्वेटर का डिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा क्लास? क्योंकि इक्वेटर से बल्जिंग है ना, बाहर की तरफ निकला हुआ है, और वही पोल्स की तरफ डिस्टेंस क्या है, कम है। तो ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो अलग है। इक्वेटर पे क्या होगा क्लास? इक्वेटर पे जो डिस्टेंस है ज्यादा है इसलिए ग्रेविटेशन फोर्स कम होगा बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ग्रेविटेशन का फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, फिर से बताती हूँ, इमेजिन करो अर्थ को स्फेरिकल शेप में 3D शेप में इमेजिन करना, और ये ध्यान रखो कि बाहर सेंटर से वो थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है एंड टुवर्ड्स द पोल्स इट इज अ लिटिल बिट फ्लैटेड। तो सेंटर से अगर आप इक्वेटर की तरफ मेजर करोगे तो डिस्टेंस ज्यादा रहेगा। तो अगर डिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो ग्रेविटेशनल जो आपका फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ग्रेविटेशन फोर्स कम होगा। तो इसीलिए इक्वेटर पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कम होता है, और पोल्स पे हमारा ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, ज्यादा होता है। ओके, सो अब हमें इतना तो पता चल गया कि ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, ये हमें ऑलरेडी पता है, और ग्रेविटेशन फोर्स कैसे डिफर करता है वो भी हमें अब ये पता चल गया था। ठीक है, सो
अब हमें इसके बेसिस पे ये पता जरूर चल जाता है कि जो भी मटेरियल अवेलेबल है उसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे निकालते हैं वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। As I have just told you कि gravitational force जो है is greater near the poles and less at the equator, and this is because distance from center at the equator is greater than at the poles. तो gravity values जो है वो क्या होती हैं, अलग अलग जगह पे अलग होती हैं। एक तो डिस्टेंस फैक्टर कर रहा है, इसके अलावा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से भी फर्क पड़ता है कि जो मैटर है उसका मास कितना है। ठीक है, तो हमें पता है फॉर्मूला में मास भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जो भी प्रोडक्ट है ऑब्वियसली एक अर्थ का मास होता है, उस चीज का जो भी मैटर होता है उसका मास से फर्क पड़ता है। So the gravity value also differs according to the mass of the material. अब हमें पता है कि अर्थ के अंदर जो मटेरियल्स हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसीलिए क्या होता है हमें उसकी वैल्यू पता चल जाती है। मतलब द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ मटेरियल विद इन द अर्थ वो जो है वो इन चीजों के कारण डिफर करता है। ओके, तो इसीलिए हम क्या देखते हैं कि अलग अलग जगह पे जो रीडिंग्स है, जब हम ग्रेविटेशन और इन सब की निकालते हैं वैल्यू, तो रीडिंग जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू है उससे अलग आती है। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर कोई चीज यहाँ पे है एक प्लेस पे तो उसकी ग्रेविटेशनल वैल्यू 1 होनी चाहिए, पर अगर वो एरिया अलग, वो चीज अलग डेप्थ पे है और अलग डेप्थ पे जाने के बाद हो सकता है उसका मास अलग चेंज हो गया, या अगर मास भी सेम है उसका डेप्थ अलग है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसकी वैल्यू अलग है। तो जब रीडिंग्स अलग अलग आती है और स्पेसिफिकली जो हमने वैल्यू एक्सपेक्ट की थी उससे अलग आती है, तो ये जो डिफरेंस आता है इसको हम बोलते हैं ग्रेविटी एनोमली। ठीक है, ग्रेविटी एनोमली। तो ग्रेविटी एनोमली जो है वो क्या होती है, दिस इज द डिफरेंस इन रीडिंग फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यूज, जो हमने एक्सपेक्ट की थी। क्योंकि हम एक सर्टेन वैल्यू आइडिया बना लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से ये होएगा, ये वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू क्यों आएगी, ऑब्वियसली क्योंकि भाई मास इतना है, इतने एरिया पे ये डिस्टेंस है, ये सारी चीजों से। ठीक है, तो ग्रेविटी एनोमली जो है वो अपने को इंफॉर्मेशन देता है कि जो मटेरियल है वो मतलब मास ऑफ द मटेरियल इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, हमें पता चलता है कि कितने मतलब जो मटेरियल अवेलेबल है उसका मास क्या है अर्थ के इनसाइड। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज जो हम देखेंगे रिलेटेड है वो है अपनी, जब हमने बोला था इनडायरेक्ट सोर्सेज में मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक सर्वे जो है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। अर्थ के इनसाइड में बहुत सारे मैग्नेटिक मटेरियल है, हमें पता है बहुत सारे ऐसे मेटल्स और मिनरल्स होते हैं जिनका मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, तो ये वाले जो मटेरियल है ऑब्वियसली हम रिसर्च और एनालिसिस के थ्रू पता करते हैं कि कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल अवेलेबल है, कितनी उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, कितनी दूर पे अवेलेबल है, कितना इनसाइड अवेलेबल है। तो मैग्नेटिक सर्वे किया जाता है जिससे हमें इंफॉर्मेशन पता चलती है किस चीज की, कि किस तरीके से जो मैग्नेटिक मटेरियल्स है वो क्रस्ट के अंदर अवेलेबल है और ये मटेरियल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ। और इससे रिलेटेड हमने भी जस्ट